13 अप्रैल 1919 बैसाखी का त्यौहार था। वो त्यौहार जिसे पंजाबी दिलो जान से मनाते हैं। उसी दिन इसी जलियांवाला बाग में एक प्रोटेस्ट रखा गया था और रॉलेट एक्ट के खिलाफ। ये वो सकरी गली है जहाँ से जनरल डायर दाखिल हुआ था अपनी फ़ौज के साथ। ये गली आप देख सकते हैं। इस समय जो लोग सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं, जलियांवाला बाग में किस तरह से कुर्बानियाँ हुई, किस तरह से शहादतें हुई, वो देखने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। इस गली को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। आप देख सकते हैं लोग जो उस समय इस कन्वेंशन जो यहाँ पर हो रही थी उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए लोग आ रहे थे, तो उसी तरह से इस गली को डिज़ाइन किया गया है। आगे आपको दिखाते हैं कि इस गली में जब जनरल डायर दाखिल होते हैं अपनी फ़ौज के साथ, तो यहीं पर आकर उनके गले से सिर्फ एक आवाज़ निकलती है, वो निकलती है फायर। और ये वो आगे वो स्थान है जहाँ पर से फायरिंग की गई। और ये आपको दिखाना चाहूँगा, उसको प्रिजर्व किया गया है, उस स्थान को बाकायदा उस पर लिखा गया है कि ये वो स्थान है जहाँ से गोलियाँ दागी गई थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा गया है लोगों पर गोली यहाँ से चलाई गई थी। और बिल्कुल ठीक सामने वो शहीदी लाट जिसे कहा जाता है वो वहाँ पर है। और इसके ठीक इस तरफ जो शहीदी कुआं है, लोग जब भागे, जब उन पर गोलियाँ अंधाधुंध चलाई जा रही थी, तो वो उस कुएं में छलांग लगाकर वहाँ से बचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उन निहत्थे लोगों को वहीं पर मार दिया गया। इस तरफ भी गोलियों के निशान है। तो ये एक जीता जागता नरसंहार का स्वरूप है जलियांवाला बाग, जिसने कि एक आज़ादी की जो लड़ाई थी उसकी नींव बांध कर रखती थी। और इस जगह पर जो लोग आते हैं उनसे बातचीत करते हैं। और ख़ास बात यह है कि वो लोग यहाँ पर पहुँचे हैं जिनके अपने यहाँ पर शहीद हुए थे। आज उनकी आगे की पीढ़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर आती हैं नतमस्तक होने के लिए। उनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कमल पोद्दार है जी। कमल जी, आपके कौन यहाँ पर शहीद हुए थे और उस समय क्या आलम था? मेरे दादाजी यहाँ पे शहीद हुए। क्या नाम था उनका? सेठ लक्ष्मीचंद जी पोद्दार। अच्छा, तो वो सेठ लक्ष्मीचंद जी यहाँ पर शहीद हुए थे। तो किस तरह का माहौल है जो आपको पीढ़ी दर पीढ़ी आपको बताते आ रहे हैं कि क्या हुआ था यहाँ पर, और किस तरह से नरसंहार था, चीख पुकार था, क्या था? जब वो रोलेट एक्ट के विरोध में जो यहाँ पे जनसभा हो रही थी ना, तो उस जनसभा में रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए, हुंगारा भरने के लिए मेरे दादाजी शामिल हुए थे उस जनसभा में, जो कि गोलियों से भून दिए गए। तो जिस तरह की कहानी आप सुनते आ रहे हैं पीढ़ी दर पीढ़ी, थोड़ा सा नरेट करेंगे? आप बताएंगे क्या क्या कैसे हुआ था? बस वैसे ही वो गोलियों लगने से और जो है डेथ हो गई। जब दादी जी को पता चला तो मेरी दादी जी श्रीमती सुखदेवी जी पलंग लेके आई, जो मूंज का वाण का मंजा होता है जिसे मंजा बोलते हैं, वो लेके आई। 4 नौकर मुनीम दुकान के लेके आई, लालटेन जला के लेके आई। उससे लाशों में से लाश ढूंढ करके दादाजी की उस पलंग में डाली और डाल करके रातों रात ले गए। मतलब लाश ढूंढना यहाँ पर बहुत मुश्किल था। 2 घंटे लग गए लाश ढूंढने में। चारों तरफ चीखें पुकारें आ रही थी, कोई गीत मंडरा रहे, कोई कुत्ते बोटियाँ नोच रहे हैं, ये कुछ हो रहा था। दादी जी भी कुल्ला कुल्ला के रोने लग गई। आदमी की डेड बॉडी लेके जाना का आसान नहीं है किसी औरत के लिए। और रातों रात ले गए। जो जख्मी भी थे ना, उनको डॉक्टर के नहीं दिखाया कि कहीं बच जाए ना, वो इसलिए नहीं दिखाया कि जनरल डायर को यदि पता चलेगा कि इनके परिवार का सदस्य था तो बाकी के परिवारजनों को भी ख़त्म कर देता या उन पर भी केस डाल देता। इसलिए जो है उसको तड़पने दिया, तब तक मर गए, बाकी कोई सुध नहीं ली गई। तो अब आप नमन करने आते हो यहाँ पर उन शहीद? नमन करने आते हैं हर साल यहाँ पर? हाँ, हर साल आते हैं। अच्छा, तो कुछ और भी हैं। ये आप देख सकते हैं, ये नौजवान जो हैं, इनके जो क्या कौन थे आपके जो यहाँ पर शहीद हुए? मेरे परदादा शहीद लाला वासुमल कपूर जी यहाँ पे 2 गोलियां लगने से शहीद हुए। जैसा कि हमारे, क्या वो मूवमेंट में थे उस समय जो डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू की गई थी उसमें थे? देखो, ये मूवमेंट थी रॉलेट एक्ट की। रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो सभा बुलाई गई थी उसमें मेरे परदादा की जो ड्यूटी लगी थी, जो हिंदू सभा स्कूल में भी मीटिंग रखी गई थी उसमें भी वो शामिल थे। जो अमृतसर के जो बड़े लाला लोग थे, जो हमारे लीडर थे उस टाइम के, डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल, उनकी अगुवाई हेठ में ये सारे लोग क्रांतिकारियों ने वहाँ पे मीटिंग सभा बुलाई गई थी। क्योंकि कोई भी इनको जगह नहीं दे रहा था मीटिंग के लिए भी, कि सब लोगों को था कि 144 धारा लगी हुई है, जनरल डायर फ्लैग मार्च कर रहा है। और उसके दौरान मीटिंग जो थी वो हिंदू सभा स्कूल में 11 अप्रैल को रखी गई थी, जिसमें लाला वासुमल जी भी थे। और उसमें उनको ये ड्यूटी दी गई कि आप अपने साथियों के साथ और फंडिंग करते थे। उसमें हम फंड देते थे क्रांतिकारियों को
कि जिसमें कि उनको पैसों की सहायता या सभा को बुलाने के लिए जो सहायता चाहिए, माली सहायता, वो माली सहायता देते थे। और जैसा कि मेरी परदादी उस रात की गवाह है, श्रीमती पूरन देवी, वो लालटेन लेके, यहाँ से हमारा घर ज़्यादा दूर नहीं है, 5 से 10 मिनट का ही रास्ता है, तो बताते थे कि भी 2-2.5 घंटे लग गए यहाँ तक पहुँचने के लिए मुझे। तो वो 5 से 6 महीने के प्रेग्नेंट भी थे उस टाइम पे। मेरे जो दादा थे वो बाद में जन्म लिया उन्होंने, और उन्होंने रेड चूड़ा पहन रखा था तब। तो यहाँ पे जब उन्होंने लाशों के ढेर में से अपने पति को ढूंढा तो वो सारी रात उनको गोद में लेके यहाँ पे बैठे रहे, और चारों तरफ चीख पुकार थी। और ये जो कुआं है जो जिसमें 120 लोग शहीद हो गए, यहाँ पे एक हैंडपंप होता था, जिसको हैंडपंप को चलाने से भी वो कहते कि चारों तरफ ये था कि पानी की पुकार थी, कि लोग जख्मी थे। अप्रैल का महीना है, गर्मी ज़्यादा थी, तो लोग जख्मी हालत में प्यासे थे। तो जैसे कि वो बताती थी कि वैसे उन्होंने जैसे ये पंप को चलाया तो उसमें से भी वो खून निकल रहा है कि उस कुएं के पास। उसके बाद फिर एक और उन्होंने भयानक दृश्य, जब भी ये काली बैसाखी आती थी तो वो अपनी कहानियों में हमें बताते थे कि एक 6 साल का 5-6 साल का बच्चा था जिसको गोली लगी हुई थी, और 12-13 साल का इसका और भाई बहन था कि जो उसने उसको भी गोद में लिया हुआ था। तो वो उन्हें क्या कि माए सानू भी पानी पिया दे, मेरा वीरा जड़ा वो ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਹੈ ਔਰ ਤੜਪ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਦਿਲੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ बहुत ਵੱਡੀ ਇੱਕ दर्दनाक नरसंहार ਸੀ। और आपकी परदादी उस समय हाँ, तो वो उस समय प्रेग्नेंट थी जिस समय वो अपने पति की लाश को यहाँ पर ढूंढ रही थी लालटेन लेके, और 2-2.5 घंटे उसको लग गए। और उसके बाद बताते थे कि सुबह 6 बजे यहाँ पे रेड क्रॉस सोसाइटी की जो गाड़ियाँ आई और यहाँ से सिविल हॉस्पिटल रामबाग में ले गई। लेकिन पूरा जो, क्योंकि बदबू इतनी फैल गई थी कि आवारा कुत्ते आ गए, जहाँ गिद्ध आ गए, जहाँ जो मांस नोचने वाले जो पंछी जीव थे वो जैसे किसी पगड़ी में से नोच रहे हैं, या किसी के जहाँ पे भी गोलियाँ लगी वो मांस बहुत भयानक दृश्य था उस टाइम का। बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है, और इसके पीछे एक और कहानी है, उसके बारे में भी इनसे बातचीत करेंगे। ये तो थी कहानी उन शहीदों की जिनके बारे में सुनकर मतलब एक बार लगता है कि सिहर उठता है सारा। आज भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनके आगे सारा जो वो दृश्य है वो चलने लगता है। एक और चीज़ बड़ी देखने को मिली है कि आप बार बार हम लोग भी यहाँ पर आते रहें, आप लोगों के इंटरव्यूज़ करते रहें, लेकिन जो आपका हक का आपको लगता है मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिल पा रहा, उसकी क्या कहानी है? वो 104 साल वर्ष 105 वर्ष हो गए बीत जाने के बाद भी आज भी इन शहीदों के परिवारों को कोई उनका बनता हक नहीं मिला। जो 1971 में पेंशन स्कीम बनी थी फ्रीडम फाइटर की, उसके अनुसार भी किसी भी परिवार ने आज तक ना भारत सरकार से, ना केंद्र सरकार, ना पंजाब सरकार से कोई बनता मुआवजा या उसकी कोई फैसिलिटी ली हो, आज तक नहीं दी गई किसी की सरकारों की तरफ से। मैं आपके ध्यान में ये भी ले आना चाहता हूँ कि शहीद आज़म उधम सिंह, शहीद आज़म भगत सिंह, जो कि ये प्रेरणा के स्रोत बने थे इसी जलियांवाला बाग से, लेकिन उन दोनों के परिवारों के भी आगे लोग जो हैं वो आज दिहाड़ी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, और ये लोग इतने इतने भवन महलों में घूम रहे हैं। जिन लोगों ने इतनी इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं वो आज के दिन पे भी आज परिवार उनके बहुत ज़्यादा जो माली हालत, या किसी के पास छत नहीं है, किसी के पास अपना कोई भी काम करने के लिए जरिया ही नहीं है। आपने बहुत रिप्रेजेंटेशंस दी हैं, प्रोटेस्ट भी किए हैं। तो 26 साल से मैं लगा हुआ हूँ, और जितनी बार सरकारें बदलती हैं यही वादा करती है। अभी आम आदमी सरकार आ गई है, ये भी यहाँ पे माथा टेके भगवंत मान साहब गए कि जाते ही हम पहली फाइल यही चलाएंगे, तो ना तो वो पहली फाइल चली तो ना तो वो कोई आगे काम। तो आपको दिखाना चाहूँगा, आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से यहाँ पर सरकारी नुमाइंदे पहुँचेंगे। आप देख सकते हैं सामने शामियाना लगा हुआ है और यहाँ पर सरकारी नुमाइंदे पहुँचेंगे, और ये लोग भी अपने शहीदों को, अपने जो इनके सगे हैं जो शहीद हुए थे, उनको ये श्रद्धांजलि भेंट करने के लिए आएंगे। एक बार फिर से इनसे वादा किया जाएगा कि इनकी फाइल आगे बढ़ेगी। आपको लगता है कि इस बार कुछ हो पाएगा? नहीं, हमें अभी तक तो कोई ऐसा साइन दिख नहीं रहा
क्योंकि ये तो अभी तक शहीदों के सर्टिफिकेट भी नहीं जारी कर पाए 105 वर्ष बीत जाने के बाद भी। तो सहूलत तो अभी 105 वर्ष और बीत जाएंगे, शायद अभी और 4-5 जनरेशन चली जाएंगी, तो तब इनके ध्यान में कुंभकर्णी नींद जागेगी। कुंभकर्ण भी जो था वो 6 महीने के बाद जाग जाता था, लेकिन इनकी तो कोई नींद का पता ही नहीं है कि कब जागेगा। तो आपकी लड़ाई क्या जारी रहेगी इसके बारे में? हाँ जी, इसके बारे में लड़ाई जारी रहेगी आपकी? हाँ ये जारी रहेगी, यही कि हमारे बनते। अब आपकी उम्र कितनी होगी? कितनी मेरी उम्र? 71 साल की हो गई। तो क्या आप कब तक लड़ोगे अब? जब तक सांस है शरीर में तब तक लड़ेंगे। लड़ेंगे क्या, हाथ जोड़कर विनती करेंगे, बाकी कोई मानेगा तब ना। तो अरे इतनी तंग दिल सरकार तो कहीं नहीं देखी, कागज पेन भी नहीं इनके पास जिस पे लिख के तो दे दे कि आप शहीद परिवार से हो, ताकि हम किसी को बता नहीं सके कि हाँ हम शहीद परिवार से हैं। हमारी तो कोई पहचान ही नहीं है, सही बात, कोई पहचान ही नहीं है हमारी भाई। जी। तो शहीदों का खून है इनके अंदर और वो आज फिर पुकार रहा है। इनका कहना है कि मरते दम तक लड़ेंगे इस बात को लेकर के शहीदों का जो बनता रुतबा है वो उनको दिया जाए और उसके साथ साथ इनकी पहचान सर्टिफिकेट जारी किए जाएं जिसमें ये बताया जाए कि ये शहीदी परिवार से हैं, शहीदों ने यहाँ पर अपना खून जो है इस धरती को उन्होंने सींचा है। वीडियो जर्नलिस्ट विशाल शर्मा के साथ राजेश गिल, न्यूज़ नेशन, अमृतसर।